यूपी बोर्ड क्लास 12 के प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है रिस्पॉन्सिव क्लासेस में। साहित्य हिंदी का मॉडल पेपर है जो आपके 18 फरवरी 2026 के बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऐसा ही हूबहू मॉडल पेपर आपको देखने को मिलेगा बच्चों। मैंने कई सारे मॉडल पेपर आपको कराए। अगर आप सारे मॉडल पेपर पढ़ के जाते हैं तो आप ज़रूर 95+ मार्क्स हिंदी में ज़रूर स्कोर करेंगे। पेपर आपका कुछ इस प्रकार होगा। ये पेपर कोड है। आपको समय मिलेगा बच्चों 3 घंटा 15 मिनट। 15 मिनट में आपको पेपर पढ़ना है और आपको सारे गद्यांश पद्यांश जो भी आपको ऑप्शन वाले हैं उसको टिक कर लेना है और फिर वही आपको एग्जाम में तुरंत जल्दी जल्दी करना है। ठीक है, तो 15 मिनट में आप पेपर अच्छे से पढ़ लेंगे। निर्देश की बात करें तो 15 मिनट जो है परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के निर्धारित है। इस प्रश्न पत्र में 2 खंड है, दोनों खंडों के सभी उत्तर देना अनिवार्य है। तो सबसे पहले हम खंड का देखेंगे, समय को बचाते हुए खंड का। तो खंड का में बच्चों 2 प्रश्न आते हैं, पहला और दूसरा। और पहले और दूसरे प्रश्न में 5 बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं। दोनों में 5 बहुविकल्पीय प्रश्न, यानी 10 नंबर का आपका बहुविकल्पीय प्रश्न है। ठीक है, तो सबसे पहले प्रश्न का हम लोग बहुविकल्पीय पहले का देखेंगे। पहला बहुविकल्पीय प्रश्न जो 5 बहुविकल्पीय प्रश्न आएगा। पहले का है शिक्षा का उद्देश्य निबंध के लेखक हैं। ठीक है, प्रश्न है शिक्षा का उद्देश्य निबंध के लेखक हैं। तो कौन है भाई? महावीर प्रसाद द्विवेदी, मोहन राकेश, संपूर्णानंद, भारतेंद्र हरिश्चंद्र। तो शिक्षा का उद्देश्य निबंध के लेखक हैं डॉक्टर संपूर्णानंद। ऑप्शन नंबर तीसरा आपका सही हो जाएगा। लल्लू लाल की रचना है, लल्लू लाल की रचना है प्रेम सागर है, सुख सागर है, रानी केत की कहानी है, 11 वर्ष का समय है। तो लल्लू लाल की रचना है प्रेम सागर, लल्लू लाल की रचना है प्रेम सागर। सुख सागर किसकी है? मुंशी सदा सुख लाल की है। और रानी केत की कहानी किसकी है? सैयद इंशाअल्लाह खां की है। ठीक है, 11 वर्ष का समय किसकी रचना है ये आप कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, अगला प्रश्न आता है बच्चों पहले का गा वाला तीसरा बहुविकल्पीय प्रश्न है। पर्दा कहानी के लेखक हैं प्रेमचंद, यशपाल, अमरकांत, जयशंकर प्रसाद। तो पर्दा कहानी के लेखक हैं यशपाल। ऑप्शन नंबर तीसरा आपका सही हो जाएगा। भारतेंद्र युग के लेखक नहीं है, तो नहीं पे ध्यान देखेंगे क्योंकि नहीं वाला प्रश्न बन के आ जाता है, तो आपको वो आंसर पकड़ना है जो नहीं है। ठीक है, तो भारतीय युग के लेखक नहीं है भगवत शरण उपाध्याय, प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट और प्रेमघन। ठीक है, तो आपको बता दें कि प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट और प्रेमघन ये तीनों ही भारतीय युग के ही लेखक हैं, लेकिन भगवत शरण उपाध्याय भारतीय युग के लेखक नहीं है। ऑप्शन नंबर पहला आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए पहले का अंगा देखते हैं। हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक है नहुस, जो कि गोपाल चंद गिरधर दास ने लिखा है। कंकाल, परीक्षा गुरु, गबन। तो हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक है नहुस। ठीक है, और ये किसने लिखा है? तो ये लिखा है गोपाल चंद गिरधर दास ने। पहले ही मैंने इसको लिख दिया है किसने इसको राइट किया है, ये भी पूछा जाता है। तो इस प्रकार आपको 5 नंबर यहाँ से बच्चों मिल जाएंगे। ठीक है, फिर आपका दूसरे का है वासुदेव शरण अग्रवाल लेखक हैं किसके हैं? ऑप्शन पहला है काल पुरुष गांधी के, भारत की एकता, दीवार या फिर धरती के फूल। तो वासुदेव शरण अग्रवाल लेखक हैं भारत की एकता। ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा। चलिए दूसरे का खा देखते हैं। जयशंकर प्रसाद का महाकाव्य है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। जयशंकर प्रसाद का महाकाव्य क्या है? कामायनी है। ठीक है, अब आपको कमेंट में बताना यामा, साकेत और प्रेय प्रवास ये किसकी रचना है। ठीक है, ये सारे इंपॉर्टेंट है। जयशंकर प्रसाद की रचना है, दूसरे का गाँव में है जयशंकर प्रसाद की रचना है आषाढ़ का एक दिन, कुटज, ध्रुव स्वामिनी, आत्मनेपद। ठीक है, तो आपको बता दें जयशंकर प्रसाद की रचना इसमें से ध्रुव स्वामिनी है। ध्रुव स्वामिनी जयशंकर प्रसाद का नाटक है। ठीक है, आप दूसरे का घा वाला देखेंगे बच्चों। निम्नलिखित में से किस कवि को ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला है? तो ये आपको ध्यान देखना कि ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला है। किसको नहीं मिला है? सुमित्रानंदन पंत को मिल चुका है, रामधारी सिंह दिनकर को भी मिल चुका है, महादेवी वर्मा को भी मिल चुका है, लेकिन गजानन माधव मुक्तिबोध को ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला। ऑप्शन नंबर चौथा आपका सही हो जाएगा। फिर बच्चों आपका आता है दूसरे का अंगा अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की कृति नहीं है। ठीक है, तो कौन सी नहीं है? चौखे चौपदे भी है, प्रिय प्रवास भी है, वैदेही वनवास भी है, लेकिन आपका चित्राधार अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की कृति नहीं है। किसकी है? ये जयशंकर प्रसाद की कृति है। तो इस प्रकार आपका पूरा 10 MCQ हो गया। 10 में 10 आपको मिलेंगे अगर आपने सारे MCQ सही किए। ठीक है, फिर आपका तीसरा वाला प्रश्न आता है बच्चों। तीसरा आपका गद्यांश आधारित प्रश्न होता है आपको। तो 2 गद्यांश आपको दिए जाएंगे, कोई एक आपको अटेम्प्ट करना है। प्रत्येक गद्यांश में 5 प्रश्न होंगे, प्रत्येक 5 मार्क्स का होगा। तो 5 × 2 यानी 10 नंबर का गद्यांश होगा यहाँ पे। ठीक है, तो गद्यांश में पहला आपको पढ़ के बता दे रहा हूँ। पहला गद्यांश है साहित्य कला नृत्य गीत आमोद प्रमोद अनेक रूपों में राष्ट्रीय जन अपने अपने मानसिक भावों को प्रकट करते हैं। आत्मज का जो विश्वव्यापी आनंद भाव है वह इन विविध रूपों में साकार होता है। ठीक है,
यहाँ पे मैं इसको थोड़ा कम कर देता हूँ, ठीक है। यद्यपि 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 बाह्य रूप की दृष्टि से संस्कृत के ये चार संस्कृत बाह्य रूप की दृष्टि से संस्कृति के ये बाहरी लक्षण अनेक दिखाई पड़ते हैं, किंतु आंतरिक आनंद की दृष्टि से उनमें एक सूत्रता है जो व्यक्ति सहृदय और प्रत्येक संस्कृति के आनंद को पक्ष को स्वीकार करता है और उससे आनंदित होता है। इस प्रकार की उदार भावनाएं विभिन्न जनों से बने हुए राष्ट्र के लिए स्वास्थ्यकर है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें पहला प्रश्न है उपरोक्त गद्यांश के लेखक और पाठ का नाम बताना है। गद्यांश के लेखक और पाठ का नाम बताना है भाई, ठीक है। तो चलो रेनबो ले लेते हैं ये, ठीक है। तो उपरोक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम बताइए। तो पाठ का नाम क्या है भाई? राष्ट्र का स्वरूप। और लेखक है इसके वासुदेव शरण अग्रवाल। लेखक है इसके वासुदेव शरण अग्रवाल। क्लियर है? अगला प्रश्न है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो रेखांकित अंश जो आपको यहाँ पे दिखा है 3 लाइन, इसी की हमें क्या करना है? व्याख्या करना है। रेखांकित अंश की क्या व्याख्या है? गद्यांश में लेखक ने स्पष्ट किया है कि विभिन्न सांस्कृतिक रूपों जैसे साहित्य, कला, नृत्य और गीत के माध्यम से लोग अपने मानसिक भावों को व्यक्त करते हैं। हालांकि इन रूपों में वाह्य विविधता हो सकती है, लेकिन इनका मूल एक ही है, आत्मा का आनंद। सहृदय व्यक्ति इस आनंद को समझता है और सभी संस्कृतियों के सुखद पक्ष को स्वीकार करता है, ठीक है। फिर तीसरा प्रश्न है किन रूपों में राष्ट्रीय जन अपने अपने मानसिक भावों को प्रकट करते हैं? तो राष्ट्रीय जन साहित्य, कला, नृत्य, गीत और आमोद प्रमोद के विभिन्न रूपों में अपने मानसिक भाव को प्रकट करते हैं। चौथा प्रश्न है सहृदय व्यक्ति किसको स्वीकार करते हुए आनंदित होता है? तो सहृदय व्यक्ति प्रत्येक संस्कृति के आनंद पक्ष को स्वीकार करते हुए आनंदित होता है। पांचवा है प्रस्तुत पंक्तियों में लेखक ने राष्ट्र के किस स्वरूप पर प्रकाश डाला है? तो लेखक ने राष्ट्र के सांस्कृतिक स्वरूप पर प्रकाश डाला है, जिसमें विविधता के बावजूद एकता और आनंद की भावना का महत्व दिया गया है। फिर अगर आपको अथवा वाला प्रश्न करना है कर सकते हैं, क्योंकि जो अच्छे से आएगा वही आप अटेंड करेंगे, ठीक है। अथवा में है क्या है? भारतीय साहित्य में इसलिए जीवन में भी इस पुष्प का प्रवेश और निर्गम दोनों ही विचित्र नाटकीय व्यापार ऐसा है तो कोई नहीं कह सकता कि कालिदास के पूर्व भारतवर्ष में इस पुष्प का कोई नाम ही नहीं जानता था। परंतु कालिदास के, अब देखिए जहाँ पे जो हाईलाइटेड वर्ड है, ये जो मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, इसकी आपको व्याख्या करनी होगी, प्रश्न पूछा गया होगा। तो ये गद्यांश पढ़ करके आपको पाठ का नाम बताना है और फिर दिए गए प्रश्नों के उत्तर देना है। उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। तो देखिए यहाँ पे पुष्प शब्द आया था ना, तो इससे पता चल जाता है कि ये जो पाठ है कौन सा? अशोक के फूल हैं और लेखक है इसके आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, ठीक है। अब रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो लेखक का कहना है कि संस्कृत साहित्य में महाकवि कालिदास के पूर्व अशोक पुष्प का वर्णन कहीं नहीं मिलता। कालिदास ने सर्वप्रथम अशोक पुष्प का वर्णन किया है। जिन जिन स्थलों पर अप्रतिम सौंदर्य को साकार करने का उन्होंने प्रयास किया है, वहाँ अशोक के पुष्प का सौंदर्य प्रेरक रूप में वर्णन किया है। कालिदास के साहित्य में अशोक पुष्प की उपस्थिति नववधू के गृह प्रवेश की भांति शोभायुक्त, गरिमामय, पावन और सुकुमारता से युक्त है। अशोक का पुष्प कालिदास के महाकाव्य में किस भांति शोभा पाता है? तो अशोक का पुष्प कालिदास के महाकाव्य में नववधू के गृह प्रवेश की भांति शोभा पाता है। अशोक पुष्प को सम्मान किससे मिला है? तो अशोक पुष्प को सम्मान कालिदास से मिला है। लेखक ने किसे विचित्र नाटकीय व्यापार बताया है? तो लेखक ने भारतीय साहित्य, भारतीय जीवन में अशोक के पुष्प के प्रवेश और निर्गम को विचित्र नाटकीय व्यापार बताया है। फिर चौथा प्रश्न है बच्चों ने लिखित पद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो जिस प्रकार गद्यांश आता है उसी प्रकार आपका पद्यांश आता है। इसमें भी 2 पद्यांश पूछे जाएंगे, एक ही पद्यांश आपको अटेंड करना है जो अच्छे से आ रहा होगा। प्रत्येक पद्यांश में 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, प्रत्येक 2 मार्क्स का होगा। 5 गुणे 2 यानी 10 मार्क्स यहाँ से आपको भी मिलेंगे, यानी 10 गद्यांश और 10 पद्यांश से 20 नंबर आपको मिलने वाले हैं। मार्ग प्रेम को समझे हरिचंद यथारथ होत यथा है, लाभ कछु न पुकारन में बदनामी होने की सारी कथा है। जानत है जिये मेरो भली विधि और उपाय सबे विरथा है, बावरे हैं ब्रिज के सिगरे मोहि नाहक पूछत कौन विधा है। उपयुक्त पद्यांश के पाठ और रचयिता का नाम लिखिए। तो पाठ का नाम है प्रेम माधुरी और कवि हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र इसके जी। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो रेखांकित की व्याख्या क्या है? गोपियाँ कह रही हैं कि मेरे वियोग प्रेम को जानते हुए ब्रज के समस्त लोग अकारण मुझमें मेरी व्यथा का कारण जानना चाहते हैं। प्रेम की सारी कथा क्या होने की है? तो प्रेम की सारी कथा बदनाम होने की है। प्रेम को पुकारने में क्या लाभ है? तो प्रेम को पुकारने में कोई लाभ नहीं, क्योंकि प्रेम को पुकारने से बदनामी मिलती है और बदनामी दुख का कारण होता है। ब्रज के सभी लोग क्या हो गए हैं? तो ब्रज के सभी लोग पागल हो गए हैं, ठीक है। फिर अथवा आपका दूसरा यहाँ पे पद्यांश आता है। तो दूसरा पद्यांश है, सारे इंपॉर्टेंट पद्यांश लिए गए, सब रिपीटेड प्रश्न हैं आपके एग्जाम में, यही सब फंसेंगे, इसलिए सब तैयार कर लीजिए। आए हो सिखावन को जोग मथुरा ते तोपे
ऊधो हुए वियोग के बचपन बतराओ ना, कहे रत्नाकर दया करि दरस दीनो, दुख दरिबों को तोपे अधिक बढ़ाओ ना, टूक टूक है मन मुकुर हमारो हाय, चूकी है कठोर नैन पाहन चलाओ ना, एक मनमोहन तो बसिके उजारियों मोहि, हे में अनेक मनमोहन बसाओ ना। उपरोक्त पद्यांश के पाठ और रचयिता का नाम लिखिए। तो पाठ का नाम है उधो प्रसंग, कवि है इसके जगन्नाथ दास रत्नाकर। रेखांकित अंश की व्याख्या, तो आपको यहाँ पे जो 2 रेखांकित अंश है इनको इसकी व्याख्या करनी है। तो गोपियाँ लजाती है कि हे उदो, आप वियोग की बातें करके हमारे दुख को और अधिक मत बढ़ाओ। ऐसा करने से हमारा मन रूपी दर्पण टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, इसलिए भूल से कठोर वचन रूपी पत्थर मत चलाइए। श्री कृष्ण ने मथुरा के किसे संदेश देने के लिए भेजा? तो श्री कृष्ण ने मथुरा को उद्धव को संदेश देने के लिए भेजा है। गोपियाँ उद्धव से मन रूपी दर्पण के बारे में क्या कहती हैं? तो गोपियाँ उद्धव से मन रूपी दर्पण के बारे में कहती हैं कि हे उद्धव, हम गोपियों के मन रूपी दर्पण टुकड़े टुकड़े हो जाएगा, इसलिए आप कठोर वचन रूपी पत्थर ना चलाइए। बैन पाहन शब्द का क्या अर्थ है? तो बैन पाहन शब्द का अर्थ वचन रूपी पत्थर है। निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी भाषा शैली पर प्रकाश डालिए। तो देखिए, एक लेखक का, एक कवि का जीवन परिचय, भाषा शैली या फिर साहित्यिक परिचय पूछा जाएगा, जिसमें आपको 3-3 ऑप्शन मिलेंगे। ठीक है, लेखक में भी 3 और कवि में भी 3। ठीक है, तो कोई एक आपको यहाँ पे चूज करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए तीनों इंपॉर्टेंट लिखे रखे हैं, तीनों की जीवनी आप तैयार कर लीजिए। ठीक है, यहाँ पे हमने डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल नहीं, हजारी प्रसाद द्विवेदी का लिया है। तो इस प्रकार जीवन परिचय लिखेंगे यहाँ पे बच्चों, साहित्यिक परिचय लिखेंगे और उसके बाद इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं। तो देखिए इनकी प्रमुख रचनाएं देख ले रहे हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा, आप लोग पढ़ लीजिएगा पॉज करके इसको। ठीक है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित प्रमुख रचनाएं क्या हैं? तो अशोक के फूल, कुटज है, कल्पलता, आलोक पर, बाण भट्ट की आत्मकथा, पुनर्नवा, ये इनके उपन्यास है। बाण भट्ट की आत्मकथा और पुनर्नवा ये उपन्यास है। निबंध संग्राम इनके अशोक के फूल है, कुटज है, कल्पलता, आलोक पर्व है। इनकी आलोचना है तो साहित्य सहचर और सूर साहित्य कबीर, इतिहास है हिंदी साहित्य का अधिकार इन्होंने लिखा है। फिर खा वाला आता है बच्चों, खा में आपका कवि का होगा। तो यहाँ पे देखिए हमने लिया है भारतेंद्र हरिश्चंद्र। इस प्रकार जीवन परिचय डालेंगे और साहित्यिक परिचय डालेंगे और फिर इनकी रचना है। तो इसको पॉज करके आप रट लीजिए। इनकी क्या रचनाएं हैं? तो काव्य में इनकी कृष्णचरित्र, रासलीला, प्रेम माधुरी, प्रेम सरोवर, प्रेम पुलाम, प्रबोधिनी, ये सब लिखा है। नाटक में इन्होंने लिखा है सत्य हरिश्चंद्र, चंद्रावली, भारत दुर्दशा, नीला देवी, अंधेर नगरी, वैदिक हिंसा, हिंसा न भवती। और निबंध इन्होंने लिखा है कश्मीरी कुसुम, सुलोचना, मदालसा, लीलावती, ये सब इनके निबंध हैं। ठीक है, फिर आपका छठा प्रश्न आता है बच्चों, बहादुर कहानी के आधार, मतलब आपको कहानी से आएगा। इसमें भी 2 ऑप्शन दिया होगा, तो आपकी में बहादुर कहानी है और पंचलाइट और खून का रिश्ता, ये कहानी है। तो पंचलाइट और खून का रिश्ता कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए 5 नंबर का, या फिर आपको कहानी बहादुर कहानी के आधार पर बहादुर का चरित्र चित्रण कीजिए। ठीक है, इसमें से कोई आपको अटेंड करना है। तो यहाँ पे पंचलाइट कहानी हमने यहाँ पे लिया है। पंचलाइट कहानी किसने लिखा है? फणीसर लाल नेहरू द्वारा लिखी गई साहित्य जगत की सुप्रसिद्ध और आंचलिक कथाकार है। ठीक है, तो यह यहाँ पे हमने इसका उद्देश्य लिख दिया है, आप अच्छे को पढ़ लेना। 5 नंबर का आपका एग्जाम में पूछा जाएगा पॉज करके, वैसे भी मैं कई सारे मॉडल पेपर में बता भी चुका हूँ। फिर 8वां प्रश्न आपका स्वकथित खंडकाव्य के आधार पर आता है। तो जो भी आप खंडकाव्य पढ़ रहे हैं, आपको जो भी खंडकाव्य पढ़ाया जा रहा है, जैसे कि रश्मि रथी है, त्यागपति है, श्रवण कुमार है, मुक्ति यज्ञ है, सत्य की जीत है, जो भी खंड या आलोक वृत्त है, जो भी खंडकाव्य आपके जिले में चल रही है उसको आप पढ़िए और उसके प्रश्न का उत्तर यहाँ पे दीजिए। ठीक है, फिर इस प्रकार खंड का खत्म हो जाता है। खंड का यहाँ से अनिवार्य संस्कृत वाला पार्ट स्टार्ट हो जाता है। इसमें भी 2 गद्यांश 2 पद्यांश आता है। ठीक है, तो यहाँ पे संस्कृत गद्यांश में किसी एक संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। देखिए, अथयका शकुनी सर्वेशा मध्यात् दास्य ग्रहणार्थम त्रिकृत्वा, ये आपका दे रखा है गद्यांश। ये गद्यांश पढ़ करके इसका संदर्भ लिखना है और फिर इसका अनुवाद करना है। तो प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत के जातक कथा पाठ के उलूक जातकम खंड से ये अवतरित है। इसका अनुवाद क्या है? तब शकुनी ने सबसे बीच राजा बनने की इच्छा से 3 बार घोषणा करवाई। तभी एक कौवा उठकर बोला, जरा ठहरो, इसको तो राज्याभिषेक के समय ही ऐसा मुख है, तो क्रोधित होने पर कैसा होगा? इसके द्वारा क्रोधित होकर यदि हम पर दृष्टि डाली गई तो हम लोग तपते हुए कड़ाह में डाले गए तिलों की तरह इधर उधर नष्ट हो जाएंगे। ऐसा राजा मुझे पसंद नहीं है। फिर अथवा वाला है, अगर आपको ऊपर अच्छे से नहीं आता तो आप अथवा वाला चूज कर सकते हैं। अथवा वाला जो गद्यांश है वो महर्षि दयानंद नामक पाठ से ये लिया गया है। ठीक है, इसका यहाँ पे अनुवाद लिख रखा है। मूल संकट 17 अवस्था का अमरता प्राप्ति के उपाय पर विचार करते हुए गांव-गांव, शहर-शहर, वन-वन, पर्वत-पर्वत घूमते रहे, किंतु अधिक संतुष्टि नहीं पा सके। अनेक विद्वानों से व्याकरण, वेदांत आदि शास्त्र तथा योग विद्या सीखी। नर्मदा नदी के तट पर पूर्णानंद सरस्वती नामक के सन्यासी से संन्यास ग्रहण कर दयानंद सरस्वती के नाम का अंगीकार किया। ये इसका अनुवाद हो गया। फिर यहाँ पे बच्चों आपका पद्यांश आएगा। इसमें भी 2 ऑप्शन होंगे, कोई एक ही करना है। तो स्वनैर्घनानाम प्लवगा प्रबुद्धा विहाय निद्रा चिरिस निर्दाधम, ये बेसिकली यहाँ पे श्लोक ले रखा है। ये श्लोक पढ़ करके आपको बताना है कहाँ से, तो संस्कृत के ऋतुवर्णम नामक पाठ के वर्षा खंड से लिया गया है।
इसका अनुवाद क्या? अनेक रूप आकृति वर्ण और स्वर वाले मेघों की गर्जना से बहुत समय तक रुकी हुई नींद को त्याग कर जागे हुए मेढक नई जल की धारा से चोट खाकर बोल रहे हैं, अर्थात शब्द कर रहे हैं। इसके अलावा अथवा में दे रखा है, तो ये श्लोक पढ़ करके इसका हमें संदर्भ लिखना है। तो प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत के सुभाष रत्नावली पाठ से ये श्लोक अवतरित है। ठीक है, और इसका अर्थ क्या है? ना तो ज्ञान धन को चुरा सकते हैं, ना राजा को छीन सकता है। ना तो ज्ञान धन को चोर चुरा सकते हैं, ना राजा इसे छीन सकता, ना भाइयों में बांटा जा सकता, और ना ही यह बोझ बनने वाला होता है जिसे जितना अधिक खर्च किया जाए उतना ही बढ़ता जाता है। इसलिए विद्याधन सर्वधनों में प्रधान है। ये इसका अनुवाद हो गया। इस प्रकार आपको 7 + 7 14 नंबर मिल जाएगा। तो ये संस्कृत में 14 नंबर गद्य पद्य से, और वहाँ पे आपका गद्य पद्य गद्यांश पद्यांश वहाँ 20 नंबर, 20 और 14 यानी 34 नंबर। तो यहीं से आपको मिल गया, पास आप यहीं से हो गए। निम्नलिखित में से किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में दीजिए। जैसे मूर्खाणाम काला कथा गच्छेत, तो मूर्खाणाम काला व्यसनेन निद्रा कलहेन वा गच्छेत। दयानंदस भगनी कथा पंचतत्वागता, तो दयानंदस भगनी विसूचिकया पंचतत्वागता। ठीक है, यहाँ पे ये लिखा है चीन भारतीय मैत्री जी जवाहरलाल महोदय प्रधानमंत्रित्व काले संभोता। ठीक है, ये प्रश्न उत्तर आपको आएगा। तो कोई 2 ही करना है आपको। ठीक है, सारे नहीं अटेंड करने हैं। फिर आपको रस छंद अलंकार से आता है। ठीक है, तो यहाँ पे रूपक अलंकार की परिभाषा हमने आपको लिख दी है। जब उपमेय और उपमान में इतना घनिष्ठ साम्य दिखाया जाए कि उपमेय को उपमान मान लिया जाए, तो वहाँ पे रूपक अलंकार होता है। उसका मुख चंद्रमा है, उसका मुख चंद्रमा है। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे आपका ये हो गया रस योग, हाँ, रस अलंकार और छंद 2-2 नंबर के 6 नंबर के आते हैं। ठीक है, ये देखो उसका मुख चंद्रमा है, तो यहाँ मुख को सीधे चंद्रमा कहा गया, इसलिए रूपक अलंकार उदाहरण है। फिर यहाँ पे देखिए चौपाई अथवा हरगीतिका छंद को उदाहरण लिखिए। रस छंद अलंकार 6 नंबर का आएगा, तैयार करना। फिर ये निबंध हम आपको करवाएंगे एग्जाम से पहले, आपका उसी फंस जाएगा। फिर 12वां प्रश्न आता है चैनम का संधि विच्छेद है, तो चे प्लस ऐनम है, बा वाला सही हो जाएगा। निश्चल का संधि विच्छेद है, तो ये हो जाएगा आपका निस प्लस छला, निस प्लस छला, निश्चला पहला सही हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय का संधि विच्छेद है, तो अंतर प्लस राष्ट्रीय सही हो जाएगा। निर्विघ्नक में कौन सा समास है? तो बिल्कुल कर्मधाराय समास है। निर्विघ्नक में कौन समास है? तो कर्मधाराय समास है। दशानन में समास है, तो दशानन में बहुब्रीहि समास है, आ वाला सही हो जाएगा। फिर 13वां प्रश्न है अपने क्षेत्र के पार्क को विकसित कराने के लिए नगर निगम के मुख्य उद्यान निरीक्षक को एक पत्र लिखना है। ठीक है, पत्र में भी 2 ऑप्शन आएंगे, पत्र भी हम आपको कराएंगे। 8 नंबर का पत्र आता है। ठीक है, फिर निम्नलिखित में से किसी एक शब्द को धातु प्रत्यय का योग स्पष्ट कीजिए। जैसे गुरुत्वा, तो गुरुत्वा में क्या है? सॉरी, यहाँ पे गुरुत्वा कृत्वा द्रष्टव्य, 3 में से कोई एक का स्पष्ट करना है। तो कृत्वा, तो कृत्या में धातु कौन सा है? क्रे, और प्रत्यय कौन सा है? त्वा। ठीक है, फिर निम्नलिखित किसी एक शब्द में प्रत्यय लिखिए। तो देखिए यहाँ पे श्रवणीय में कौन सा प्रत्यय है? ड़ीय प्रत्यय है। ठीक है, फिर रेखांकित पदों में किसी एक में प्रयुक्त विभक्ति तथा संबंधित नियम को उल्लेख कीजिए। तो देखिए यहाँ पे ग्रहम प्रतिगच्छ। ठीक है, तो ग्रहम प्रतिगच्छ में कौन सी द्वितीय विभक्ति है? नियम क्या है? प्रति उपसर्ग अव्यय के योग में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। ठीक है, तो ग्रह प्रतिगच्छ में द्वितीय विभक्ति। तो इस प्रकार यह फिर है, एक ही आपको अटेंड करना है ना, एक ही, 1 + 1 2 करने हैं। ठीक है, रामेणा स सीता वनम गच्छत, तो इसमें तृतीय विभक्ति है रामेण। ठीक है, या फिर अग्नेय स्वाहा में कौन सी चतुर्थी विभक्ति है? तो ये आपका पूछा जाता है एग्जाम में। तो यहाँ पे जो आपकी अनिवार्य संस्कृत है, संस्कृत वाला जो आपका ग्रामर है थोड़ा सा टफ आता है, ये आपको प्रैक्टिस करनी होगी, लेकिन रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं। अगर आपने सारे जितने भी मॉडल पेपर हो रहे हैं इसके सब करेंगे तो आपका उसी में से फंस जाएगा। तो वीडियो कैसे लगी? वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।